सबसे पहले मैं अभिवादन करना चाहता हूं उन पदयात्रियों का जिन्होंने की लंबी यात्रा, लंबे सफर को तय करने के बाद आज यहां पर वह मौजूद हैं। मनसुख भाई ने मुझे बतलाया ऐसे कुछ यहां पर पदयात्री बैठे हैं जो लगातार 7 दिनों से प्रतिदिन 15, 16, 17 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। मैं सभी से यह अनुरोध करना चाहूंगा, पदयात्रियों के अतिरिक्त जो भी खड़े हैं, एक बार सारे पदयात्रियों का तालियां बजाकर अभिनंदन किया जाना चाहिए और उनका स्वागत किया जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, आज हम सब यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सारे देश में इस वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाएगी और यह कल्पना यदि किसी ने दी है, इसी गुजरात की धरती पर पैदा हुए, गुजराती मां की कोख से पैदा हुए आज के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। मेरे बहनों भाई, और मैं कहना चाहता हूं, जिस काल्पनिक क्षमता का उन्होंने परिचय दिया है और जिस तरह से इस कार्यक्रम की उन्होंने कल्पना की है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए मेरे बहनों भाइयों वह कम है। कुछ ऐसी भी राजनीतिक ताकतें रही हैं जो चाहती थी सरदार वल्लभ भाई पटेल इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएं, इतिहास के पन्नों में खो जाएं, लेकिन इतिहास के पन्नों पर चमकते हुए सितारे के रूप में पुनः स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाई है, तो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने निभाई है। मेरे बहनों भाई, भारत को आजाद कराने में, भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान है, मैं कहना चाहता हूं आज ही नहीं बल्कि भविष्य का भारत भी मेरे बहनों भाइयों कभी नहीं भूल पाएगा। यह कोई साधारण बात नहीं है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभाई है। हर राजनेता के लिए मैं मानता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल एक प्रेरणा के स्रोत हैं। आप सब जानते हैं, आजाद भारत में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले नेताओं के प्रति आज के कुछ वर्षों पहले एक विश्वास का संकट पैदा हो गया था। लोग ये कहते थे नेता वह है जो कहता कुछ है और करता कुछ है, लेकिन बहनों भाइयों, हम लोगों ने यह करके दिखा दिया और यह प्रेरणा हम लोगों ने ली है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से कि जिंदगी में जो कुछ भी कहा जाए उसे किसी हद तक जाना पड़े उसे पूरा किया जाना चाहिए। कहने और करने में, कथनी और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत की राजनीति में काम करने वाले लोगों ने कथनी और करनी में अंतर पैदा करके भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति एक विश्वास का संकट पैदा किया और इस विश्वसनीयता के संकट को किसी ने स्वीकार किया है। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस विश्वसनीयता के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। और आपने देखा होगा, जो हम लोग कहते हैं वह करते हैं, जिसे हम कर नहीं सकते उसे हम बोलते नहीं हैं। यह प्रेरणा भी हमने किसी से हासिल की है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से हासिल की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा जीवन इस राष्ट्र को समर्पित था। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? और मैं तो कहता हूं, उन्होंने जो राजनीति की है, तो राजनीति केवल भारत में सरकार बनाने के लिए उन्होंने राजनीति नहीं की है। उन्होंने अपने जीवन में राजनीति की है तो भारत देश को बनाने के लिए राजनीति की है। वह है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज उन्हीं की 150वीं जयंती वर्ष के अंतर्गत हम राष्ट्रीय पदयात्रा सारे देश भर में मेरे बहनों भाइयों मना रहे हैं, चल रही है हमारी। भारत की एकता, भारत को एकता के सूत्र में पिरोने में प्रमुख भूमिका उन्होंने जिस तरीके से निभाई थी, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। जो काम उन्होंने किया है वह काम अपने में कितना कठिन था, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन समस्याओं की जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी गई,
उसका समाधान करने में दशकों लगे हैं और कुछ समस्याओं का समाधान जिन्हें करना था, जिसकी जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर दी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह किया। इसीलिए हमारा आज यह भारत एक है, आज हमारा भारत अखंड है। और इसीलिए अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मेरे बहनों भाइयों मैं कहना चाहूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती पर खड़े होकर मैं यहां पर आज उनके संबंध में विचार व्यक्त कर रहा हूं। उनके प्रति, उनकी स्मृति के प्रति हृदय से आगर व्यक्त करता हूं। सरदार पटेल जी की इस जयंती के साथ साथ इस साल भारत में आप जानते हैं कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के भी 150 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस साथ ही इस साल भारतीय संविधान जब बना था उसके भी मेरे बहनों भाइयों 75 वर्ष का समय पूरा हो रहा है। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। मैं बधाई देना चाहता हूं विशेष रूप से अपने नौजवान भारत सरकार के मंत्री, खेल कूद एवं युवा विकास मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी को, जिन्होंने सरदार पटेल के 150 वर्ष में युवाओं द्वारा जो राष्ट्रीय पदयात्रा निकाली जा रही है उसकी बखूबी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। और जैसा मैं देख पा रहा हूं मेरे बहनों भाइयों कि यह आयोजन काफी सफल साबित हुआ है। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, आपके राष्ट्रीय पदयात्रा की चर्चा केवल गुजरात की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हो रही है। बहनों भाइयों, यह कोई सामान्य बात नहीं है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, इस काम का महत्व इसलिए भी और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि देश का नौजवान पदयात्रा करके वह समाज के बीच जा रहा है। सरदार पटेल की जो विरासत है, उस सरदार पटेल की विरासत से वह जनता का परिचय करा रहा है। और इस पदयात्रा में भाग लेने वाले सभी पदयात्रियों का मैं पुनः एक बार अभिनंदन करता हूं। और आपकी यह जो राष्ट्र भक्ति है और भारत की भक्ति भी वो ऊर्जा है कि मैं मानता हूं कि भारत को एक साथ जोड़कर यह आगे ले जाएगी। और भारत को जहां हम ले जाना चाहते हैं, भारत वहां जाकर रहेगा। बहनों भाइयों, दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती है। और मैं मानता हूं यह पदयात्रा इस बात का भी प्रमाण है कि आज भारत के वर्तमान में अपने इतिहास के स्तंभ कहे जाने वाले सरदार के पटेल के काम को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार ने उठाई है। मेरे युवा साथियों, सरदार साहब का जहां तक सामर्थ्य था तब भारत के काम आया था जब भारत माता आजाद होने के बाद 550 से ज्यादा रियासतों में यह भारत माता हमारी विभाजित थी। उस समय विश्व के बड़े बड़े देशों को यह लगता था भारत तो आजाद हो गया, लेकिन आजादी होने के बाद भी यह भारत एक नहीं रह पाएगा, भारत अखंड नहीं रह पाएगा, यह भारत टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाएगा। निराशा के उस दौर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो भूमिका निभाई है, असरदार भूमिका निभाई है, उसका ही परिणाम है मेरे बहनों भाइयों कि आज हमारा और आपका यह भारत एक है। सरदार पटेल में मैंने जो समझा है, चाणक्य की कूटनीति की और शिवाजी के शौर्य और पराक्रम का समावेश यदि देखने को मिलता है किसी नेता के अंदर, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर देखने को मिलता है। और उन्होंने जिस तरीके से जूनागढ़, निजामशाही और देश की कुछ अन्य रियासतों का भारत में विलय कराया, वह काम केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा ही व्यक्ति इस काम को कर सकता था। साथियों, मैं मानता हूं कि सरदार पटेल की विरासत बहुत बड़ी है। आज का मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ आज जो भारत है वह उनकी विरासत है। एकजुट और अखंड भारत सरदार पटेल की विरासत है। अगर हमारे पास सक्षम प्रशासन और मजबूत सिविल सर्विसेज हैं तो यह भी सरदार पटेल की ही विरासत है, किसी दूसरे की विरासत नहीं है। अगर किसान हमारे राष्ट्रीय चिंतन के केंद्र में हैं, जिसकी कि हमारे प्रधानमंत्री भी चर्चा करते हैं, बराबर कदम उठाते हैं, उनके हित की चिंता करते हैं, तो यह भी मैं मानता हूं
सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही विरासत है। साथियों, अगर सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, शुचिता और कर्तव्यबोध को महत्व दिया जाता है तो इसे भी मैं मानता हूं यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही विरासत है। यदि राष्ट्र हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर माना जाता है तो इसे भी मैं मानता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही यह विरासत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बार कहा था, मेरे बहनों भाइयों, कि मैं नेता नहीं हूं। ध्यान से सुनिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, मैं नेता नहीं हूं, मैं सैनिक हूं। और यह बात उनके जीवन पर मैं मानता हूं कि यह पूरी तरह से खरी उतरती है। उन्होंने आजीवन एक सैनिक की तरह काम किया है, बिना विचलित हुए एक सैनिक की तरह उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है। जीवन भर अनुशासित थे, साथ ही अनुशासन के साथ अपना पूरा जीवन बिताया। देश को सर्वप्रति, नेशन फर्स्ट, इसको रखने का काम यदि किसी ने किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। बहनों भाइयों, चाहे वह 1918 का खेड़ा सत्याग्रह हो या 1928 का बारडोली सत्याग्रह हो, सभी में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बारडोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान बढ़ाने का उन्होंने जमकर विरोध किया था और इसके खिलाफ उन्होंने सक्रिय रूप से भारत में एक आंदोलन भी चलाया था। सरदार पटेल के इसी आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार मजबूर हुई और हमारे किसानों की मांगों को उन्हें मांगना पड़ा था। और साथियों, इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहता हूं, माताओं बहनों से, सरदार की उपाधि यदि किसी ने दी तो वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा था, यहां की मातृशक्ति ने। बहनों भाइयों, हम लोग लगातार सुनते आए हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान यह मांग पारित हुई थी। मगर कम लोग इस बात को जानते हैं कि 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज किसे कहते हैं, इसे परिभाषित किया गया था। पूर्ण स्वराज की परिभाषा को क्लैरिफाई करने का काम, इसका स्पष्टीकरण करने का काम उसी अधिवेशन में किया गया था। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का भी एक प्रस्ताव पारित हुआ था और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव को भी अपनाया गया था। और इसी अधिवेशन में मेरे बहन भाइयों, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, जो आज निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है, उसी अधिवेशन में इसका भी प्रस्ताव पारित हुआ था। यह सारे प्रस्ताव ही बाद में शिक्षा के अधिकार को लागू करने की अपने में यह घोषणा बने थे। मेरे बहनों भाइयों, 1935 में सरदार पटेल ने किसान सभा की अध्यक्षता की और जमींदारी को समाप्त करने का प्रस्ताव भी उन्होंने पास कराया था। किसानों के प्रति भी कितने संवेदनशील थे, जानते थे इस सच्चाई को सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब तक इस देश का किसान खुशहाल नहीं होगा, हमारा भारत यह खुशहाल नहीं हो सकता है। सरदार पटेल ने भूमि सुधार के लिए भी बहुत ही प्रभावी कानून बनाने के लिए उन्होंने काम किया था। कांग्रेस के एक बड़े नेता, जिनका नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, यनवी गाडगिल, ने एक बार कहा था कि गांधी जी ने जो सोचा सरदार पटेल ने उसे सच किया और जमीन पर उसे लागू किया। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यनवी गाडगिल, जो एक बहुत बड़े नेता माने जाते थे, उन्होंने कहा है। यानी गांधी जी के सत्याग्रह को किसी हद तक सफल बनाने का श्रेय भी यदि किसी हद में देना चाहता हूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देना चाहता हूं। काफी हद तक एक प्रमुख भूमिका उसमें रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और मेरे बहनों भाइयों, मेरे युवा साथियों, स्वतंत्रता के बाद उन्होंने एक सच्चे सैनिक की तरह राष्ट्र की एकता और संप्रभुता की रक्षा की है। 500 से अधिक रियासतों को भारत में उन्होंने जोड़ा है। अंग्रेजी सेना का जहां तक प्रश्न है,
एक बड़े सैन्य अधिकारी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कहा था कि उनकी उपस्थिति और आचरण में कुछ ऐसी पत्थर चट्टान जैसी बात थी जो कि लोगों के अंदर असाधारण व विश्वास पैदा करती थी। अंग्रेज ने कहा था, किसी हिंदुस्तानी ने नहीं कहा था। आज अगर भारत एक है, एक झंडे के नीचे भारत सांस ले रहा है, तो उसके पीछे भी डंके की चोट पर हमें कहना चाहिए किसी का योगदान है, सबसे बड़ा योगदान है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। मेरे बहनों भाई, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर के विलय में भी बहुत सारी समस्याएं थी। इतिहास गवाह है कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के मजबूत इरादों और सशक्त नेतृत्व में हैदराबाद और जूनागढ़ को भारत में विलय करने पर मजबूर कर दिया गया था। मेरे बहनों भाइयों, अगर कश्मीर के विलय के समय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सारी बातें मान ली गई होती तो इतने लंबे समय तक भारत को कश्मीर की समस्या का सामना न करना पड़ता। सरदार पटेल जी ने हमेशा बातचीत करके समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की है, लेकिन जब रास्ते बंद हो गए तब उन्होंने कठोर रास्ता भी अपनाने में रंच मात्र संकोच नहीं किया था। हैदराबाद के विलय के लिए भी आपने देखा होगा, हैदराबाद के विलय के संबंध में भी जरूरत पड़ी तो कठोर रुख अपनाने में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संकोच नहीं किया था। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कठोर रुख न अपनाया होता तो शायद हैदराबाद आज वह भारत का हिस्सा न रह जाता। और मेरे बहनों भाइयों, हमारी सरकार ने भी इसी मूल्य को आदर्श बनाया है। हमने दुनिया को बतला दिया है, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वालों को हम माकूल जवाब देने की क्षमता रखते हैं। यह संदेश भी हमने विश्व को दे दिया। आप सबने देखा होगा इस बार का ऑपरेशन सिंदूर। बहनों भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सेना के जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी चर्चा केवल भारत की धरती पर ही नहीं होती है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी होती है। हमने यह साफ संदेश दे दिया है, भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन भारत को यदि कोई छेड़ता है तो भारत उसे छोड़ता नहीं है। मेरे बहनों भाइयों, यह भी संदेश दे दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरदार पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को और मजबूत किया गया है। हमने धारा 370 को समाप्त किया है। यह कोई आसान काम नहीं था। कश्मीर को भारत की मुख्य धारा से जोड़ने का काम यदि किसी ने किया है तो आपकी ही इसी धरती के गुजरात की मां की कोख से पैदा हुए नरेंद्र भाई मोदी ने किया। मेरे बहनों भाइयों, जिस कमजोरी पर दुनिया हमें उस समय ताना दे रही थी, उसी को ताकत बनाते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को रास्ता दिखाया और उसी रास्ते पर चलते हुए संशय में घिरा हुआ भारत आज दुनिया से बात यदि करता है तो हम दुनिया से बात करते हैं तो अपनी शर्तों पर बात करते हैं, दुनिया के दूसरे देशों की शर्तों पर हम बात नहीं करते। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति बनने की तरफ भारत हमारा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर यह संभव हो पाया है तो हमारे उसके पीछे साधारण किसान परिवार में इसी गुजरात की धरती पर पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। बहनों भाइयों, चाहे कितने भी दबाव हों, चाहे कितने मतभेद ही क्यों न हो, सरकार कैसे चलाई जाती है, हुकूमत कैसे चलाई जाती है, इसको भी भारत का गृह मंत्री रहते हुए सरदार पटेल ने दिखाया है। अगर सरदार का संकल्प न होता, सिविल सेवा जैसी प्रशासनिक ढांचा खड़े करने में भारत को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता। आज जो बड़े बड़े अधिकारी आप देख रहे हैं, इसी सिविल सेवा के ढांचे के कारण ही आज आपको दिखाई दे रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, युवा साथियों, 21 अप्रैल 1947 को अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बार कहा था, अब तक जो आईसीएस
यानी इंडियन सिविल सर्विसेज यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा थी, उसमें न तो कुछ इंडियन था, न तो उसमें सिविल था और न ही कोई सर्विस की भावना थी। इसको यदि किसी ने समझा तो केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समझा। और उन्होंने उस समय के नौजवानों को ऐसे हालात को बदलने के लिए आगे आने का आह्वान किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने नौजवानों से कहा था कि उन्हें पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ प्रशासनिक सेवाओं का गौरव बढ़ाना है, प्रशासनिक सेवाओं का सम्मान बढ़ाना है और भारत के नव निर्माण के लिए उन्हें स्थापित करना है। साथियों, नए भारत को बताना है कि यह सरदार की यह प्रेरणा थी और भारत के प्रशासनिक सेवा की तुलना यदि की जाती है तो स्टील फ्रेम से तुलना की जाती है। यह देन है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और मेरे बहना भाइयों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन पूरी शुचिता और ईमानदारी का प्रतीक था। एक भी आरोप उनके जीवन में कभी नहीं लगा था। वे भ्रष्टाचार के प्रति बहुत ही सख्त थे और उन्होंने साफ कहा था, किसी भी मंत्री के खिलाफ यदि कोई शिकायत आए तो उसकी जांच होनी चाहिए, चाहे कितने भी बड़े पद पर कोई क्यों न बैठा हो। और यदि आरोप सही पाया जाता है तो मंत्री को अपना पद तुरंत छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने अपने साथियों को भी इसी कसौटी पर कसने का काम किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की शिक्षा का आदर आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी ने किया है मेरे बहनों भाइयों, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपको याद होगा, हमारे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर कुछ लोगों ने बेबुनियाद और निराधार आरोप चस्पा कर दिया था। आरोप लगते ही मैं कहता रहा, लोग कहते रहे आडवाणी चिंता मत करिए, आरोप तो राजनीति में लगते रहते हैं। आडवाणी जी ने कहा था, आरोप तो आरोप ही होता है, मैं अपनी संसद की सदस्यता से त्याग पत्र देता हूं और तब तक भारत की संसद में कदम नहीं रखूंगा जब तक कि मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा। बहनों भाइयों, यह भी सपना यदि किसी का था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। मेरे बहनों भाइयों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के उन्हीं उच्च आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए हम लोगों ने भी संविधान के 130वें संविधान बिल को संसद में पारित कराने का मन बना लिया है। ध्यान से सुनिएगा, हमने संविधान के 130वें 130th संशोधन बिल को संसद में पारित करने का हम लोगों ने मन बना लिया है, जिसके तहत सर्वोच्च पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ उससे नैतिकता के आचरण की अपेक्षा की जाती है। यानी अपने पद पर बैठे किसी व्यक्ति को, पद पर यदि कोई व्यक्ति बैठा है 30 दिन से अधिक उसे जेल में रहना पड़े तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। ऐसा कानून भी हम लोग भारत की संसद में पारित कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं 6-6 महीना तक जेल में रहेंगे और सरकार भी चलाते रहेंगे। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम ऐसे ही लोगों को उजागर करना है मेरे बहनों भाइयों, जो देश की राजनीति को गंदा करने का काम कर रहे हैं। इनको जनता के सामने एक्सपोज करने की जिम्मेदारी भी किसी के ऊपर है, हमारे देश के नौजवानों के ऊपर है। मेरे बहनों भाइयों, सरदार पटेल ने हमेशा नेशन फर्स्ट, राष्ट्र हमारा प्रथम, इस भावना के साथ काम किया है। उन्हें बिल्कुल सत्ता का मोह नहीं था। उन्होंने गांधी जी को वचन दिया था कि वह पंडित नेहरू के साथ मिलकर काम करेंगे, पंडित नेहरू के साथ मिलकर काम करेंगे। यह वचन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को दिया था। नेहरू जी के साथ उनके वैचारिक मतभेद थे, लेकिन वैचारिक मतभेद होते हुए भी सरदार पटेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर काम किया। 1946 में कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया था। 15 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया था, लेकिन जब गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा कि नहीं, नेहरू को बनने दीजिए, अपना नाम वापस ले लीजिए, तो क्षण भर की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देर नहीं लगाई थी और तुरंत उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। बहनों भाइयों, यह चरित्र यदि किसी का है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। पूरे समाज के लिए यह प्रेरणादायी है कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1929
1936, 1939 के बाद जो चौथा मौका था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी के कहने पर अध्यक्ष पद से अपना नामांकन वापस ले लिया था। लोग जानते थे जीतेगा कोई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जीतेंगे, लेकिन नाम वापस ले लिया। यह है उनकी विरासत, व्यक्तिगत हित और महत्वाकांक्षा के ऊपर शीर्ष नेतृत्व के फैसले और देश हित को ऊपर रखना। अक्सर यह तर्क दिया जाता है सरदार पटेल की उम्र बहुत हो गई थी, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। बहनों भाइयों, यह बात सरासर गलत है। मैं कहना चाहता हूं मोरारजी देसाई 80 साल की ऊपर की उम्र हो गई थी, यदि वह भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे तो 80 साल के कम वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते थे? मैं लोगों से इस सवाल का जवाब चाहता हूं। उनके पास तो इतनी ऊर्जा थी, उनके पास इतनी ताकत थी कि आजाद भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी पद की लालसा नहीं की। यदि उन्होंने अपने जीवन में किसी चीज को सर्वोपरि रखा है तो भारत को ही सर्वोपरि रखा है, इस देश को ही सर्वोपरि रखा है। इस देश के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने सरदार पटेल जी की सोच को विश्वास के साथ कह सकता हूं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, देश के हित में काम किया है। इसीलिए 2014 से पहले जहां हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर थी, नौजवानों से कहना चाहता हूं, आप भी सुन लो, 2014 में यानी आदरणीय मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के पहले धन दौलत के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में जो हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, मोदी जी ने वह करिश्मा किया कि 8-9 वर्षों के अंदर ही हमारा भारत जो धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज दुनिया के देशों में 4थे स्थान पर आकर खड़ा हो गया। दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फर्म्स आज यह दावा कर रही हैं, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, अब इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। साल 1.5 साल के अंदर दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में भारत दुनिया के देशों में 3रे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। एक अमेरिका होगा, दूसरा चाइना होगा, उसके बाद तीसरा देश इस दुनिया में कोई होगा बहनों भाइयों, हमारा और आपका देश भारत होगा। पहले दुनिया के दूसरे देशों में हम लोग जाते थे, हमारे देश के नेता जाते थे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम कुछ बोलते थे, दुनिया हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं सुनती थी। लेकिन आज भारत का वह कद बना है, भारत की वह हैसियत बनी है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आज भारत बोलता है। मेरे बहनों भाइयों, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह है भारत की हैसियत, यह है भारत की ताकत। आज जो नई तिमाही के आंकड़े आ रहे हैं मेरे बहनों भाई, भारत की अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से तेजी के साथ बढ़ रही है। और आप जानते हैं महंगाई का दर क्या है भारत में? मैं सबसे कहना चाहता हूं, पढ़े लिखे नौजवानों से भी मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुन लो, आजाद भारत के इतिहास में कभी भी महंगाई की दर इतनी कम नहीं रही है जितने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में है। आज महंगाई की दर 1% नहीं है, आधा फीसदी नहीं है, बल्कि 0.25 यानी 1 की भी चौथाई हो गई है मेरे बहनों भाई। यह है हमारा भारत। 2014 के बाद से हमने कहा है, सीधे सीधे यदि कहना हो तो मैं कह सकता हूं, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए काम ज्यादा हो बात कम हो। इससे हमारे देशवासियों का जीवन इसी फार्मूले के कारण, इसी सूत्र के कारण हमारे देशवासियों का जीवन आसान हुआ है। मेरे बहनों भाइयों, सरदार पटेल ने आजाद भारत को राजनीतिक और भौगोलिक एकता के सूत्र में पिरोया था। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इसी विरासत को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भारत को सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक एकता के सूत्र में बांधने का काम कर रही है। यह कोई सामान्य जिम्मेदारी नहीं है। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के मूल्य के साथ मेरे बहनों भाइयों हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और सुन लीजिए आज मेरी बात, 2047 तक भारत को विकसित भारत बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है।
और मैं केवल कह रहा हूं ऐसा नहीं है, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी इस बात का दावा कर रहे हैं। भारत जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत दुनिया में 2047 तक विकसित भारत बनकर रहेगा, डेवलप्ड नेशन होगा हमारा। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहे हैं तो उनकी सादगी, उनका त्याग अपने देश के जीवन को बेहतर बनाने की अपने देशवासियों को प्रेरणा दे रहा है मेरे बहनों भाई। इसी प्रेरणा के साथ हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत की योजना, बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने लागू किया है जो आज तक इसके पहले कभी संभव नहीं हो पाया। मैं मानता हूं इसके कारण बहुत सारे गरीबों का, आम लोगों का भी जीवन सुगम हुआ है और समावेशिता भी बढ़ी है। बहनों भाइयों, वल्लभ भाई पटेल उदार व्यक्ति भी थे। वे सच्चे अर्थों में सेकुलर थे, पंथ निरपेक्ष थे। वे तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे बहनों भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया कि सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया। इसी तरह मेरे बहनों भाइयों, अयोध्या में आज जो भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, सरकार के खजाने से एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो इस देश की जनता ने दिया है। यही पंथ निरपेक्षता, यही सेकुलरिज्म की सच्ची परिभाषा है और सरदार पटेल ने इसे व्यवहार में अपने करके दिखाया है। उनका मत साफ है, तुष्टीकरण किसी का नहीं होना चाहिए, बल्कि न्याय इसकी सभी के साथ होना चाहिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, भारत के संविधान के निर्माण में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध किया था। इससे भारत की एकता और अधिक बढ़ी है कि हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, ऐसा मतदाता सूची विरोध किया उन्होंने। साथियों, भारत के पड़ोसी देशों को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना के मॉडर्नाइजेशन पर, सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया था। आर्मी की जरूरत की चीजों पर अपने ही देश में बनाया जाना चाहिए, अपनी देश की धरती पर बनना चाहिए, अपने देशवासी नौजवानों के हाथों से बनना चाहिए। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था। और आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, आज हम चाहे तोप हो, मिसाइल हो, बंदूक हो, गोले हो, आज हेलीकॉप्टर हो, आज हम बना रहे हैं तो भारत की धरती पर बना रहे हैं, भारत के नौजवानों के हाथों से बहनों भाइयों बना रहे हैं। भारत की सेना, आधुनिक सेना तीर कमान से लड़ाई नहीं लड़ सकती है बहनों भाई। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2014 में मोदी जी के आने के पहले यहां से तो गोले, बारूद, मिसाइल, इनका जो एक्सपोर्ट होता था केवल 600 करोड़ का होता था। आज मैं भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आज भारत में इस समय 25-26 हजार करोड़ का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया के दूसरे देशों में भेज रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। और आज इस गुजरात की धरती पर आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, 2029 समाप्त होते होते 50,000 करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट करेंगे दुनिया के दूसरे देशों को बहनों भाई। भारत में कोऑपरेटिव सहकारिता का भी यदि कोई प्रेरणा स्रोत रहा है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही गुजरात के दुग्ध उत्पादक किसानों को कोऑपरेटिव यानी सहकारिता बनाने की सलाह दी थी। और इसी के बाद
अमूल का जन्म हुआ था, जिस अमूल से बच्चा बच्चा केवल गुजरात का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का परिचित। और बहनों भाइयों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी सहकारिता की भावना को आगे बढ़ाया है। और आपने देखा होगा, सहकारिता की भावना को आगे बढ़ाया है मोदी जी ने। यह बात मैं कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? सहकारिता मंत्रालय को अलग से मंत्रालय बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। एक तरफ हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत को सहेजने का काम कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग, मेरे बहनों भाइयों, सरदार पटेल की विरासत को छिपाने और मिटाने की भी उनके द्वारा कोशिश हो रही है। लेकिन उनकी कोशिश किसी भी सूरत में जब तक हम लोग हैं कामयाब नहीं होने देंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के देहांत के बाद जनता ने श्रद्धापूर्वक एक स्मारक बनाने के लिए धन एकत्रित किया था। लेकिन यह बात जब नेहरू जी तक पहुंची, जानते हैं क्या कहा था? उन्होंने कहा था, सरदार पटेल तो किसानों के नेता थे, इसलिए यह धन गांव के कुएं और सड़क बनाने में खर्च किया जाना चाहिए। क्या तमाशा था? सरदार पटेल आजीवन किसानों के लिए कार्य करते रहे। यह तर्क दिया था। मेरे बहनों भाइयों, यह बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन कुएं और सड़क बनाने का काम तो सरकार का होता है। उसके लिए स्मारक के पैसे का इस्तेमाल करने का सुझाव यह बेतुका लगता है मुझे, यह सरासर गलत है। और इससे सिर्फ एक बात साफ होती है कि उस समय की सरकार हर कीमत पर सरदार पटेल की महान विरासत को छिपाना चाहती थी। महान विरासत को सरदार वल्लभ भाई पटेल की दबाना चाहती। नेहरू जी ने स्वयं को तो भारत रत्न दे दिया, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस समय भारत रत्न नहीं दिया जा सकता था? मैं इस सवाल का जवाब लोगों से मैं चाहता हूं, लेकिन उस समय नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करा के, मेरे बहनों भाइयों, सरदार पटेल को उचित सम्मान देने का निर्णय लिया है। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं, एक बार तालियां बजाकर इसका अभिनंदन किया जाना चाहिए, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। यह बहुत ही सराहनीय कार्य हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और साथियों, इस देश के करोड़ों भारतीयों के मन में एक ही भावना थी कि जिस महापुरुष ने देश को एक और अखंड रखने में अपने पौरुष और पुरुषार्थ का परिचय दिया है, उसको वह सम्मान मिलना चाहिए जिसका वह सचमुच हकदार है। और मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री ने देश की इस भावना को का सम्मान करके केवड़िया में भव्य मूर्ति का निर्माण कराया है। आज मेरे नौजवान साथियों, देश के लिए कुछ सोचने वाले आप जैसे नौजवानों की शक्ति हमारे पास है। अपने हाथों से विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने की क्षमता यदि किसी के अंदर है तो आपके अंदर है। देश की एकता, देश की अखंडता, देश की सार्वभौमिकता को बनाए रखना, मैं मानता हूं कि एक ऐसी जिम्मेदारी है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की भावी पीढ़ी को सौंप कर वह गए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश और समाज को सभी लोग एकजुट करने दें। जाति, पंथ और मजहब के आधार पर किसी भी सूरत में हम इस समाज को बंटने न दें। जो भी भारत में पैदा हुआ है, भारत की मां की कोख से पैदा हुआ है, सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं, बहनों भाई। हम जाति, पंथ और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते। भारत दुनिया का अकेला देश है जो केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं मानता है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है। मेरे बहनों भाई, यह है हमारा भारत। हमें प्रण करना है कि अपने सरदार के संस्कारों को पूरी निष्ठा और पवित्रता के साथ अपने जीवन में उतारेंगे। साथ ही साथ भारत की पीढ़ियों को हम तैयार करेंगे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सारे पदयात्रियों का शीश झुकाकर अभिनंदन करता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर भी मैं उनकी पावन स्मृति को नमन करते हुए अपना निवेदन यही समाप्त करता हूं।